हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंशुमान। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फॉरेस्ट लेजिस्लेशन को डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इन तीनों को मैंने कंप्रहेंसिवली कवर कर लिया है। और आपने अगर वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और कैंपा एक्ट ऑफ 2016, ये चार जो फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट्स हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये चारों एक्ट्स को मैं कवर करूंगा। तो फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और डेफिनेटली 2 से 3 सवाल हर साल आता है। इवन 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो टोटल 4 सवाल थे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट से रिलेटेड। एक कैंपा से था, एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से था, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से था और एक सवाल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से था। तो डेफिनेटली ये सारे एक्ट को आपको डिटेल में कवर करना है। 3 एक्ट मैंने कवर कर दिए हैं, बचे थे 4 एक्ट जो इंपॉर्टेंट थे। वो चारों एक्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड है और उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं डाल पाया हूँ, तो डेफिनेटली आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये सारे एक्ट से पूछे गए उनको साथ में सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। लेकिन हाँ, सारे एक्ट्स को जितना आपको पता होना चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स एस्पेक्ट वो मैंने कवर कर दिया। और जो लोग अगर लेट से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस टारगेट करेंगे तो उनके लिए मेंस के लिए भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को फॉलो करोगे तो मैंने डिटेल और कॉन्साइज वे में प्रेजेंट करके भी प्रोवाइड कर दिया है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो डेफिनेटली डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। अब फॉरेस्ट को इंडिया में या फिर फॉरेस्ट को अगर हम टोटल तरीके से देखें तो टोटल 4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला जो डेफिनेशन है दैट इज इकोलॉजिकल डेफिनेशन, कि इकोलॉजी में फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज सिंपल, एनी इकोसिस्टम दैट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे जो प्रोमिनेंट स्पीसीज है दे आर ट्रीज। तो ये इकोलॉजिकल डेफिनेशन है। तो इकोलॉजिकल डेफिनेशन तो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक लीगल डेफिनेशन भी होना चाहिए कि हमको लीगली भी डिफाइन करना होगा ये एरिया फॉरेस्ट एरिया है कि नहीं है। तो लीगल डेफिनेशन जो फॉरेस्ट का इंडिया में आता है वो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत आता है। ये ब्रिटिश एरा का एक्ट है, अभी भी इंप्लीमेंट होता है। सॉरी फॉर दैट। और ये अभी भी इंप्लीमेंट होता है। तो इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत अब कुछ एरिया को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो जिस एरिया को इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाता है वो फॉरेस्ट एरिया हो जाता है बाय लीगल डेफिनेशन। तो हो सकता है कि मे बी वो फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है किसी एरिया में फॉरेस्ट हो भी नहीं और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया तो भी वो फॉरेस्ट एरिया के तहत आएगा, क्योंकि वो लीगली फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत नोटिफाई हो गया। तो एनी एरिया विच हैज बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट लीगली। तो ये लीगल डेफिनेशन हो गया। अब जहां भी अब सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, चाहे लेट से हाई कोर्ट में केस जाएगा, तो जब भी जहां भी फॉरेस्ट कहा जाएगा तो उसका लीगल डेफिनेशन क्या होगा, वो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जो भी एरिया नोटिफाई हुआ है एज फॉरेस्ट लैंड। उसके अलावा एक तीसरा डेफिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड द सर्वे डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। की फॉरेस्ट सर्वे कंडक्ट किया जाता है हर 2 साल में। तो अब फॉरेस्ट सर्वे किस एरिया को फॉरेस्ट कहेगा उसका अपना डेफिनेशन होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपना डेफिनेशन लेके आया है और वो जो डेफिनेशन है वो है कि मिनिमम एन एरिया शुड बी ऑफ 2 हेक्टेयर्स एंड मिनिमम कैनोपी डेंसिटी शुड बी 10%। अब मेरे को 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 2 हेक्टेयर है, लेकिन लेट से आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो एक मिनिमम एरिया डिफाइंड है और दूसरा है कि मिनिमम कैनोपी डेंसिटी 10% होनी चाहिए, तभी उस एरिया को हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे। तो ये सर्वे का डेफिनेशन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है। तो फॉरेस्ट सर्वे के लिए रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। और उसके अलावा एक चौथा डेफिनेशन है दैट इज द जुडिशियल डेफिनेशन, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब क्या है कि इकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है कि एनी इकोसिस्टम दैट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। लीगल डेफिनेशन क्या है, एन एरिया दैट हैज बीन नोटिफाइड अंडर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो अब क्या है कि इतने डेफिनेशन है तो काफी कंफ्यूजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोदावरमन जजमेंट, GODAVARMAN, गोदावरमन जजमेंट में यह कहा था
कि इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट वी विल गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एंड दैट इज द जुडिशियल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हमने 4 डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट देख लिया। पहला इकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, that is any ecosystem that is dominated by trees. Legal definition, any area that is under Forest Act of 1927. Third definition is by Forest Survey, मिनिमम एरिया है वो 1 हेक्टेयर है 2 हेक्टेयर आप चेक कर लेना है, मिनिमम कैनोपी डेंसिटी शुड बी 10%। और चौथा है जुडिशियल डेफिनेशन। जुडिशियल डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन वी विल गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। इट वाज गिवन बाय गोदावरमन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा फॉरेस्ट रिलेटेड, एक फॉरेस्ट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉरेस्ट का डेफिनेशन को मैं कंप्रिहेंसिवली नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आपको बताऊंगा और मैंग्रोव्स वगैरह उसमें कवर कर लेंगे। और एक वीडियो बनाऊंगा मैं फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड। तो ये 2 वीडियो डेफिनेटली फॉरेस्ट से रिलेटेड मैं अपलोड कर दूंगा कुछ आने वाले ही टाइम में, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि प्रीलिम्स तो पोस्टपोन होने वाला है और मैं जल्दी कर दूंगा। और ये जो पर्टिकुलर केवल मैं फॉरेस्ट लेजिस्लेशन को कवर कर रहा हूं। तो अब पहला जो एक्ट है उसको हम कवर करते हैं, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो इसके तहत क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज डन अंडर दिस एक्ट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये एक्ट क्या है कि कैटेगराइज भी करता है फॉरेस्ट को इन 3 टाइप्स। 1 इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है कि दैट एवरी एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। इन दोनों को थोड़ा अच्छे वर्ड्स में इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। कोई भी एरिया अगर रिजर्व फॉरेस्ट है इसका मतलब आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकते हैं, ना एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, ना एग्रीकल्चर हो सकता है, ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। वो तभी होगा जब स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा। तो एवरी एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, सब कुछ वहां प्रोहिबिटेड होता है। अगर कुछ अलाउ होना है तो वो स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ करेगा, अगर परमिट कोई एक्टिविटी को अलाउ करेगा तभी वो अलाउड होगी, नहीं तो अदरवाइज एवरी एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन होता है जस्ट अपोजिट होता है, एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। वहां सब कुछ हो सकता है, अब जो चीज नहीं होनी है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये सब प्रोहिबिट कर देते हैं, ग्रेजिंग कुछ हद तक अलाउ कर देते हैं और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कुछ हद तक अलाउ कर देते हैं। तो एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड, सब कुछ अलाउड है। अगर कुछ प्रोहिबिट करना है तो कुछ वो एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ अलाउ करना है, कुछ एक्टिविटी को अलाउ करना है तो परमिटेड किया जाता है उस एक्टिविटी को। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड, अगर कुछ बैन करना है तो बैन किया जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेशन है दोनों एस्पेक्ट का कि कौन कौन एक्टिविटी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिजर्व फॉरेस्ट में ज्यादा कंजर्वेशन स्टेटस रहता है, मतलब कि इसमें ज्यादा फोकस दिया जाता है, यहाँ पे कम ह्यूमन इंक्रोचमेंट होता है। विलेज फॉरेस्ट में क्या है कि बहुत कम रिस्ट्रिक्शन होता है, इवन लेसर देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और जनरली ये विलेज एरिया में होता है या विलेज के कॉन्टिग्यूअस होता है। और यहाँ पे जो ग्राम सभा होता है वही मेनली मेन कुछ भी अगर काम करना है रिगार्डिंग कि कैसे फॉरेस्ट को रेगुलेट करना है तो वो ग्राम सभा वगैरह ही देखती है। लेकिन हाँ, स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रोल प्ले करता है। अब द एक्ट हैज पनिशमेंट फॉर ट्रेड इन टिम्बर इंक्रोचमेंट। अब ये समझाने वाला उसमें कुछ है नहीं, डेफिनेटली आपको ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स क्रिएशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। अब क्या है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, हर स्टेट के अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव बीन क्रिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दीज डिपार्टमेंट्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब जनरली आपको अगर आप पढ़ेंगे, शिवन शंकर भी पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं होगा ये फैक्ट, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 1927 कवर नहीं है। इवन पूरा फॉरेस्ट लेजिस्लेशन अच्छे से शंकर में भी नहीं कवर है। जितना मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा डेफिनेटली आप काफी कंप्रेहेंसिव और कंसेप्चुअल वे में आपको समझ में आएगा। इवन आफ्टर रीडिंग शंकर आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। और नेशनल लेवल पे कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होता है, और फॉरेस्ट एज सच कंकरेंट लिस्ट में आता है आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट। अब इस एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है, तो यहां पे एक बार लाइन पढ़ लेते हैं कि फॉरेस्ट वेयर नोटिफाइड बट द ट्राइबल राइट्स वेयर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। दिस मेड ट्राइबल अनलॉफुल सेटलर्स इन द फॉरेस्ट। दिस वाज द हिस्टोरिक रॉन्ग डन बाय द एक्ट। फाइनली द हिस्टोरिक रॉन्ग वाज करेक्टेड बाय फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। तो अब तक क्या था कि फॉरेस्ट का कोई लीगल डेफिनेशन था नहीं। तो जब तक फॉरेस्ट का लीगल डेफिनेशन नहीं था तो ट्राइबल्स आसानी से वहां रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मिडाइवल इंडिया में भी और इवन इससे पहले ब्रिटिशर्स ने भी कुछ इंक्रोचमेंट नहीं किया था उतना। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने क्या किया कि फॉरेस्ट को तो नोटिफाई कर दिया लेकिन वहां पे ट्राइबल राइट्स नहीं दिए। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया कि ट्राइबल वहां पे इलीगली रह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये ट्राइबल राइट्स के अगेंस्ट किया। तो ये कहा जाता है कि दिस वाज द हिस्टोरिक रॉन्ग डन बाय द
फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, और वो होता भी क्योंकि वह ब्रिटिश रूल उतना भी आप सिंपैथेटिक तो हो नहीं सकता था। तो ये फाइनल जो हिस्टोरिक रॉन्ग हुआ था 1927 में, उसे करेक्ट किया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 के द्वारा। इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को डिटेल में कवर करेंगे, तीसरा एक्ट होगा आफ्टर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हम लोग इस पर्टिकुलर एक्ट को कवर करेंगे। तो अभी करंट इशू क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, कि रिसेंटली एन अमेंडमेंट वाज डन टू डिक्लेयर बैम्बू एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली इन नॉन फॉरेस्ट एरिया। अब क्या है कि इस इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कुछ प्रोड्यूस को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी तक बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह डिक्लेयर नहीं किया जाता था। तो अब अमेंडमेंट के द्वारा बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन केवल नॉन फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में अभी भी बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेफिनेशन के तहत नहीं आएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नाम से क्लियर है कि टिम्बर के अलावा जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ रहा है दैट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दोज आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बैम्बू दो ग्रास है, तो बायोलॉजिकली वो टिम्बर नहीं है, तो डेफिनेटली वो एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद आया। लेकिन इवन आफ्टर अमेंडमेंट वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ही एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया गया, फॉरेस्ट एरिया में नहीं। क्योंकि वहां पे दिक्कत क्या होगी कि फॉरेस्ट एरिया में अगर डिक्लेयर कर देंगे तो फॉरेस्ट के विद इन भी काफी विलेजेज होते हैं। तो आप फॉरेस्ट एरिया से बैम्बू काट के ले जाएंगे, बोलेंगे कि फॉरेस्ट के बीच में कुछ गांव है वहां से काट के ला रहे हैं, तो जो भी फॉरेस्ट गार्ड है वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा मतलब मिसयूज होता है इस पर्टिकुलर प्रोविजन का, इसलिए अभी भी फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं अगला जो पर्टिकुलर एक्ट है दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो अब इससे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि यह पर्टिकुलर एक्ट क्यों लाया गया था। अब क्या था कि अभी तक जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 था उसके तहत स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, और इवन बिफोर 42nd अमेंडमेंट जो फॉरेस्ट था वो स्टेट सब्जेक्ट था। तो स्टेट गवर्नमेंट ही सारा काम करती थी रिगार्डिंग फॉरेस्ट। अब देखा यह जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट को डाइवर्ट करके नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर रही है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो डेफिनेटली इतने आसानी से फॉरेस्ट को आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करोगे तो सारा फॉरेस्ट तो फिर खत्म ही हो जाएगा। तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने क्या किया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना होगा फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। तो यही मेजर ऑब्जेक्टिव था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। लेकिन इसका डिमेरिट भी ये था कि पहले भी क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर देते थे फॉरेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। वो अब भी हो रहा है, बस अब केवल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। तो अब उसके परमिशन से हो रहा है, पहले उसके परमिशन के बिना होता था। तो उतना भी डेफिनेटली इफेक्टिव नहीं रहा है एक्ट। लेकिन देख लेते हैं इसका मेन फीचर्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस पर्टिकुलर एक्ट का जो है वो ये है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का सेक्शन 2 है जो 4 क्राइटेरिया लिस्ट करता है, और इस 4 क्राइटेरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड ही होगी। लेट्स से अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस खींचता है, मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट से उससे लेट्स से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट करता है, विलेज फॉरेस्ट में कन्वर्ट करता है, तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए ही चाहिए, तो मैंने आपको बताया ही। और किसी फॉरेस्ट को लीज कर देता है टू एनी प्राइवेट पर्सन, उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा क्या है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड में पहले ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, उसको काट के फिर से रिफॉरेस्ट करना है उस फॉरेस्ट एरिया को, उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, क्योंकि रिफॉरेस्ट होने में काफी टाइम लगता है, 40 to 50 ईयर्स लगता है, और इवन उस क्वालिटी का फॉरेस्ट आ पाएगा नहीं आ पाएगा इस पे भी क्वेश्चन मार्क होता है। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि रिमूविंग सेल्फ रीजनरेटिंग मतलब रीजनरेशन एक वर्ड होता है फॉरेस्ट्री में फॉर रिप्रोडक्शन, तो खुद से जो ग्रो हो रहा है। रिमूविंग सेल्फ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ प्लांटेशन इज ऑल्सो नॉन फॉरेस्ट पर्पस। प्लांटेशन भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के तहत आएगा, ये इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया है। There is also provision of compensatory afforestation. User agency has to pay for forest land as if it is revenue land. NPV, that is net present value, has to be paid for 50 years. NPV is ecological cost of forest. अब ये पर्टिकुलर चीज हम देख लेते हैं, क्योंकि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड आपको अगर मैं बता रहा हूं तो आपके दिमाग में कैंपा एक्ट आएगा। तो आपको अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि द वर्ड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन हैज
नॉट बीन रिटन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो वो गलत होगा। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रोविजन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि केवल प्रोविजन था, कौन अथॉरिटी ये काम करेगी वो कुछ क्लियर कट नहीं था। जब क्लियर कट नहीं था तो क्या था, जितना फंड्स था कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए दैट वाज अनयूज्ड, और लगभग 40,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़ के बीच में जो फंड था, जो अभी तक अनयूज्ड ही है, उसको यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं थी। डेफिनेटली देयर वाज प्रोविजन फॉर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि लेट से कोई फॉरेस्ट एरिया है, अब वहां पे फॉरेस्ट काट के कोई प्रोजेक्ट वहां पे डेवलप करना है, कोई डैम लेट से डेवलप करना है, तो अब क्या है कि वहां पे फॉरेस्ट कट गया, तो हमको वी हैव टू गो फॉर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, कि वहां पे फॉरेस्ट एरिया कम हुआ तो किसी दूसरे एरिया में जहां पे फॉरेस्ट नहीं था वहां पे हम फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। कि कहीं पे एरिया फॉरेस्ट का कम हुआ है तो कहीं हम बढ़ाएंगे तो ओवरऑल कंपेंसेट हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। और कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के कंसेप्ट में क्या होता है कि लेट से कोई फॉरेस्ट एरिया को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, तो और कोई एक अच्छा लैंड, कोई एरेबल लैंड को आप ले रहे हैं, वहां पे फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, तो जितना एरिया आपने डाइवर्ट किया है फॉरेस्ट का, उतना ही आपको नए वाले एरिया में, उतना ही एरिया में आपको फॉरेस्ट फिर से ग्रो करना होगा। लेकिन आप जो नया एरिया अगर वो वेस्टलैंड है, तो जितना ओरिजिनल फॉरेस्ट जितना डाइवर्ट हुआ था, उसका जितना एरिया था, उसका दुगुना एरिया वाले वेस्टलैंड में फिर से रिफॉरेस्ट करना होगा। क्योंकि वेस्टलैंड का क्या होगा कि क्वालिटी उतनी नहीं होगी, इसलिए दुगुना एरिया में हम रिफॉरेस्ट करेंगे। तो ये लगभग कंसेप्ट होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का। अब इसमें क्या होता है कि लेट से कोई प्रोजेक्ट डेवलपर है, प्रोजेक्ट डेवलपर को यहाँ पे यूजर एजेंसी कहा गया है, कि लेट से कोई एक इवन गवर्नमेंट भी हो सकती है यूजर एजेंसी, या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर हो सकता है। लेट से कि रिलायंस का कोई प्रोजेक्ट लगा है फॉरेस्ट को डाइवर्ट करके, लेट से, अब वो हो सकता है नहीं हो सकता है, वो तो अब डिटेल में देखना होगा कि लैंड वर्क वाला जो एक्ट है, लार एक्ट है 2013 का, उसके तहत क्या प्रोविजन है। लेकिन लेट से वहां पे प्रोजेक्ट लगना है। अब क्या है कि लेट से 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डाइवर्ट हुआ था फॉरेस्ट का, तो अब नया एरिया रिलायंस को खोजना होगा 100 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां पे रिफॉरेस्टेशन फिर से करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि सरकार का यह बोलना था कि रिलायंस केवल सरकार को पैसा दे देगा और रिलायंस का काम खत्म हो जाएगा, नया एरिया ढूंढना और वहां पे रिफॉरेस्टेशन करना वो सरकार का काम होगा। अब रिलायंस को पैसा कितना देना होगा, तो रिलायंस को दो अमाउंट देना पड़ेगा। एक अमाउंट लेट से कि जो फॉरेस्ट एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का डाइवर्ट हुआ है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ दाम होगा। 100 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, वो चाहे फॉरेस्ट रहे चाहे कोई भी एरिया हो, लैंड का कुछ दाम होता है, वो दाम तो रिलायंस को, गवर्नमेंट को अदा करना ही होगा। तो दैट इज कि यूजर एजेंसी हैज टू पे फॉर फॉरेस्ट लैंड एज इफ इट इज रेवेन्यू लैंड। तो लैंड तो फाइनली मिल रहा है रिलायंस को, तो उस लैंड का तो पैसा देना ही होगा, तो वो तो देना ही होगा। साथ में उस फॉरेस्ट का कोई इकोलॉजिकल कॉस्ट भी होगा। डेफिनेटली अब ये सब्जेक्टिव सी चीज हो जाती है कि आप इकोलॉजिकल कॉस्ट या नेचुरल कैपिटल किसी फॉरेस्ट का कैसे कैलकुलेट करोगे, किस फॉर्मूले की बुनियाद पे कैलकुलेट करोगे, लेकिन कैलकुलेट किया जाता है और वो 50 साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। लेट से कि एक साल के लिए जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है फॉरेस्ट कुछ है एक्स, तो 50 साल के लिए वो 50x होगा, तो वो जो 50x अमाउंट है वो भी रिलायंस को, गवर्नमेंट को देना होगा। तो उसी अमाउंट को कहते हैं, जो इकोलॉजिकल कॉस्ट को कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हैज टू बी पेड फॉर 50 years, एनपीवी इज इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। अब 50 years के लिए क्यों? क्योंकि लेट से नए एरिया में फॉरेस्ट को ग्रो करोगे तो कम से कम लगभग 50 साल तो लग ही जाएंगे कि ओरिजिनल फॉरेस्ट की क्वालिटी टाइप का डेवलप होने में। और डेफिनेटली उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 50 साल के लिए देना पड़ेगा, ये इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन किया गया था। तो डेफिनेटली आपको यह पता होना चाहिए कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रोविजन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में था। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी आपको यहां पे ट्रैप करेगा और आप आसानी से ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो कैंपा एक्ट की बात है, लेकिन नहीं, इस एक्ट में भी था प्रोविजन। लेकिन इस एक्ट के तहत कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी जिसका काम होगा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, जो काम फिर कैंपा एक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कैंपा एक्ट के बारे में, और थोड़ा बैकग्राउंड से भी देख लेंगे कि मैं कनेक्ट कर दूंगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से कैसे वो कनेक्टेड है, या पहले उसी को कवर ही कर लेते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या था और उसमें प्रोविजन था कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो अथॉरिटी नहीं थी तो क्या होता था कि जो यूजर एजेंसी था या प्रोजेक्ट डेवलपर था, वो गवर्नमेंट को पैसा तो दे देता था, लेकिन गवर्नमेंट उस पैसा को यूज नहीं कर पाती थी, गवर्नमेंट सही जगह लैंड नहीं ढूंढ पाती थी, और फिर गवर्नमेंट इवन उस पैसे को यूज करके उस लैंड पे रिफॉरेस्टेशन भी नहीं कर पाती थी।
प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये थी कि कोई सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी थी ही नहीं। तो पैसा जो था, जो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड का जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स देते थे, वो दैट वाज लाइंग अनयूज्ड विद द गवर्नमेंट। वो लगभग 2013-14 तक 40,000 करोड़ के आसपास हो चुका था। इवन वो 50,000 करोड़ के आसपास छूने वाला है, इवन अभी भी अनयूज्ड है। अब कैंपा एक्ट को बने हुए उतना टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कैंपा एक्ट पास हुआ था 2016 में। अब था क्या कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, दैट टॉक्ड अबाउट कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन बट डिड नॉट हैव एनी इलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन। तो सुप्रीम कोर्ट 2006 में ये बोलता है कि एक बॉडी बनाइए, गवर्नमेंट को बोलता है कि आप एक बॉडी बनाइए कैंपा नाम का। कैंपा इज कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी का काम होगा कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करवाना, तो और इस फंड को यूज करना, कि सच दैट ये फंड्स जो अनयूज थे वो अब यूज हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कैंपा अथॉरिटी बना दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि क्यों ना, अब अथॉरिटी बनी गई है तो डेफिनेटली एक एक्ट ही पास कर देते हैं और इस पर्टिकुलर बॉडी को एक प्रॉपर लीगल मैंडेट दे देंगे। और पार्लियामेंट ने पास कर दिया ये एक्ट, कैंपा एक्ट इन 2016। तो ये डेफिनेटली कैंपा एक अथॉरिटी बन गई जिसका काम होगा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना। तो अब ये एक्ट आ गया। अब इस एक्ट का प्रोविजंस देख लेते हैं और इस एक्ट में क्या क्या अभी भी दिक्कतें हैं, क्या खामी है, क्या क्रिटिसिज्म है, उसको भी देख लेंगे। तो पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट का। It seeks to establish national compensatory afforestation fund under the public account of India and a state compensatory afforestation fund under the public account of each state. तो यहाँ पे डेफिनेटली टू लेवल मैकेनिज्म बनाया गया, एट द नेशनल लेवल भी, एट द स्टेट लेवल भी। तो फंड भी होगा एट द नेशनल लेवल, फंड भी होगा एट द स्टेट लेवल, और अथॉरिटी भी होगी एट द नेशनल लेवल एंड अथॉरिटी होगी एट द स्टेट लेवल। और ये जो फंड होगा ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होगा। यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है प्रीलिम्स में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होगा या फिर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में होगा, नहीं, ये पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में होगा। उसके अलावा द पेमेंट्स इनटू द फंड्स इंक्लूड कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन, एनपीवी, रिफॉरेस्टेशन एंड एनी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स। तो मेन यहाँ पे कंसेप्ट एनपीवी का जो आपको मैंने समझा दिया है। तो इसी कैंपा फंड का जो सोर्स है, मेन दो सोर्स होता है कि एक लैंड को रेवेन्यू लैंड की तरह ट्रीट करना, तो उसका जो दाम है, प्लस एनपीवी, ये दो मेन फंड पे करना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपर को, गवर्नमेंट को। और ये सब कुछ और अदर भी चार्जेस लिए जाते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। द नेशनल फंड विल गेट 10% ऑफ द फंड्स कलेक्टेड एंड द रिमेनिंग 90% विल गो टू द स्टेट फंड। अब मेन फोकस यहाँ पे किस पे दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया कि स्टेट फंड के पास 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स आ जाएगा। लेट से कहीं पे भी कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना, अगर वो लेट से वो स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो अगर 100 करोड़ आया है तो 10 करोड़ चला जाएगा सेंटर के पास, 90 करोड़ आ जाएगा वेस्ट बंगाल के कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड में। उसके अलावा द कलेक्टेड फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एफोरेस्टेशन, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इस फंड को यूज कैसे करेंगे, वो यूज करने का 4 क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है: एफोरेस्टेशन, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये दो तो ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी डाला गया, इस पे भी क्वेश्चन मार्क था, तो ये तो मेन मैंडेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक टर्म डाला गया है। अब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, तो बहुत एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अब ये जनरल डेवलपमेंट फंड भी बन जाएगा, कैसे कि इट इज अ पार्ट ऑफ द बजट, और कोई कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फिर नहीं होगा। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म इस पर्टिकुलर एक्ट का। The act also seeks to establish national and state compensatory afforestation fund management and planning authorities to manage the funds. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। The determination of NPV will be delegated to an expert committee constituted by the central government. अब जो NPV determine होगा वो definitely subjective चीज है, लेकिन वो एक कमिटी के द्वारा होगा, and that committee will be constituted by the central government. अब इस पर्टिकुलर एक्ट का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक्ट ये बोलता है कि लेट से कभी भी कोई फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट हो रहा है तो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन जो करेंगे वो ओरिजिनल फॉरेस्ट एरिया के नजदीक में करेंगे। तो अब नजदीक में करेंगे, इसमें दिक्कत क्या होगी कि लेट से कुछ स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, जहां पे 85% तो फॉरेस्ट कवर है। अब वहां पे फॉरेस्ट डाइवर्ट हो रहा है तो वहां पे आपको नया लैंड नजदीक में लेना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि वहां पे कोई एरिया खाली नहीं है। अब जो एरिया फॉरेस्ट है, जो बचा बचा जो एरिया 15%, उसमें आपको कोई लैंड मिल जाए नजदीक में, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लैंड अवेलेबिलिटी ही मेजर इशू है। ये मेजर इशू नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, करना नहीं चाहती है, दिक्कत है कि लैंड अवेलेबल नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेट से क्रिटिसिज्म नहीं बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है इस पर्टिकुलर एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में।
और दूसरा मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वन एरिया ऑफ फंड यूजेस। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट कैंपा फंड्स कैन बिकम जनरल डेवलपमेंट फंड। ये मैंने को आपको वैसे समय समझा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन कैन बी रेज्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। अब नया जो फॉरेस्ट आप ग्रो करोगे वो ओरिजिनल फॉरेस्ट की क्वालिटी जैसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। And the fourth criticism is there is no provision regarding consultation of tribal gram sabhas during compensatory afforestation. It defeats the pith and substance of Forest Rights Act. अब Forest Rights Act क्या बोलता है कि लेट्स से जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी लिस्ट है एसटीज या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी जो राइट्स हैं, तो अगर लेट्स से वो फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाता है तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहता है कि उनको रीसेटल किया जाएगा दूसरे फॉरेस्ट में। लेकिन कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन जो एक्ट है, कंपा एक्ट है, वो ट्राइबल के राइट्स के बारे में साइलेंट है कि लेट से ओरिजिनल फॉरेस्ट में कुछ ट्राइबल को पट्टा मिला हुआ था, वहां उस फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है। अब नया फॉरेस्ट रिफॉरेस्ट करेंगे, हम कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करेंगे, तो नया जो फॉरेस्ट ग्रो करेगा उसमें ट्राइबल की क्या राइट्स होंगी, या फिर इस प्रोसेस में ट्राइबल ग्राम सभा को कंसल्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये सब चीज के बारे में ये एक्ट साइलेंट है, कैंपा एक्ट साइलेंट है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि ट्राइबल राइट्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पीथ एंड सब्सटेंस था। अब करें क्या? तो बहुत लोगों का ये कहना है कि अब जब लैंड अवेलेबल नहीं है तो वेस्टलैंड पे अब फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं। लेकिन हाँ, दुगुना एरिया में आपको ग्रो करना होगा। जैसे 100 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट डाइवर्ट हो रहा है तो 200 स्क्वायर किलोमीटर का वेस्टलैंड आपको लेना होगा और उसको ग्रो करना होगा एज फॉरेस्ट लैंड। कि लेट से उतनी क्वालिटी का नहीं डेवलप होगा, लेकिन ज्यादा एरिया तो रफली जो काम होगा वो उतना हो जाएगा। तो डेफिनेटली वेस्ट लैंड पे ही फोकस करना होगा क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी एक मेजर इशू है, वेस्ट लैंड को देखना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का बैकग्राउंड देखेंगे तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है वो आपको मैंने बताया कि 1927 में जब फॉरेस्ट लैंड नोटिफाई किया गया था, तो फॉरेस्ट लैंड तो नोटिफाई कर दिया गया लेकिन वहां पे ट्राइबल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। एंड दैट्स व्हाई द एसटीज और द फॉरेस्ट ड्वेलर्स बिकेम इलीगल सेटलर्स इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 ये रिकॉग्नाइज करेगा ट्राइबल राइट्स को। तो बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या राइट्स मिलती है वो देख लेते हैं। इस एक्ट का क्रिटिसिज्म या फिर लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है, करंट में न्यूज़ में ये क्यों आ रहा था, और साथ में और क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, तो डिटेल में इस पर्टिकुलर एक्ट को देख लेते हैं। द फुल नेम ऑफ द एक्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो अब ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा नाम है इस पर्टिकुलर एक्ट का। अब ऐसे तो आपको नहीं भी पता हो, बस एक बार पढ़ें तो चल जाएगा काम। लेकिन अगर लेट से फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इवन आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, पेपर पे लिख के दिखाइए। तो वहां पर अगर आपको ये सब नहीं पता होता है तो डेफिनेटली नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा कि अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हो और आपको इस एक्ट का पूरा नाम नहीं पता है। और काम की बात और है कि आपको पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं देखती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखता है, क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड है। तो मे बी आपको यूपीएससी ट्रैप कर सकता है। इवन इन द पास्ट 2017-18 में क्वेश्चन था कि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जो गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है इस एक्ट को। अब इसमें दो बेनिफिशियरी होते हैं, नाम से क्लियर है, एक एसटीज और दूसरा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। तो एसटीज स्टेट वाइज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो बेनिफिशियरीज इंक्लूड नोटिफाइड एसटी ऑफ द स्टेट लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, एक एसटीज भी एक बेनिफिशियरी है। दूसरा है नॉन एसटी फैमिली लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया फॉर 3 जनरेशंस और 75 ईयर्स और मोर। तो यहां पे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हैं। तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन हुए? जो एसटी नहीं है लेकिन फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं फॉर 3 जनरेशंस और 75 ईयर्स और मोर। अब 3 जनरेशंस आपको प्रूव करना होगा, ठीक है, तो आप प्रूव कर लेंगे। लेकिन 75 ईयर्स से आप रह रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में, तो अब तो अभी से भी कोई रहना चालू कर दे और 75 साल रह ले तो बाद में उसको राइट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई एक कट ऑफ डेट आपको फिक्स करना होगा। तो कट ऑफ डेट फिक्स्ड है, दैट इज 13 दिसंबर 2005। इस दिन आप अगर प्रूव कर लोगे कि 75 साल से आपकी फैमिली फॉरेस्ट एरिया में रह रही है, तभी आपको अलाउ किया जाएगा फॉरेस्ट में रहने के लिए, तभी आपको पट्टा मिलेगा और आप लीगली फॉरेस्ट में रह पाओगे। अब क्या है कि ये जो पट्टा जो मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, हर एसटी जो नोटिफाइड एसटी ऑफ द स्टेट लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया है, चाहे वो कोई नॉन एसटी हो लेकिन 3 जनरेशन या 75 साल से वहां पे रह रहा है, तो उसको क्लेम करना होगा ग्राम सभा के पास कि ऐसा ऐसा है कि हम नोटिफाइड एसटी ऑफ द स्टेट हैं और हम लेट्स से अगर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है तो हम 3 जनरेशन या 75 साल से इसी फॉरेस्ट एरिया में रह रहे थे।
तो ये ग्राम सभा के पास क्लेम जाएगा। अब ग्राम सभा जो है इस क्लेम को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। तो लेट से रिजेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली वो बंदा या फिर वो फैमिली फॉरेस्ट में नहीं रह सकती है। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद सब डिवीजन लेवल पे जाता है, फिर फाइनली डिवीजन लेवल पे जाता है, और फाइनली फिर एक्सेप्ट किया जाता है, और फाइनली जब फाइनल एक्सेप्टेंस मिल जाती है तब जाके पट्टा मिलता है। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है कि फाइनली आपको पट्टा कैसे मिलता है। तो बहुत लोग तो ऐसे भी फंसे हुए हैं कि जिनका अभी तक क्लियरेंस मिला नहीं है, ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, और बहुतों का एक्सेप्ट भी हो गया है, बहुतों का रिजेक्ट भी हो गया है इनफैक्ट। तो अब देख लेंगे जब रिजेक्ट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, जो अभी करंट अफेयर्स में था पिछले साल। तो अब इससे अलावा देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है क्या क्या राइट्स देता है इन दो बेनिफिशियरीज को। बेनिफिशियरीज दो दो कौन है? नोटिफाइड एसटी ऑफ द स्टेट लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, और नॉन एसटी लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया फॉर 3 जनरेशंस और 75 ईयर्स और मोर। तो 4 तरह के मेन राइट्स मिलते हैं। लैंड टाइटलशिप, एक एरिया ऑफ लैंड मिल जाएगा जहां पे लेट से वो कुछ कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं और रह सकते हैं। राइट अगेंस्ट एविक्शन, अगर आपको फॉरेस्ट से निकाला जाएगा तो आपको दूसरे एरिया में ट्रांसफर किया जाएगा। राइट ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कुछ कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप तोड़ सकते हैं और उसको मार्केट में बेच सकते हैं, ये राइट्स भी दिया गया है। लेकिन हाँ, ये राइट्स को स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है। एंड लीगल राइट टू कैरी ऑन देयर कस्टम, तो वो लोग कुछ पेड़ को सैक्रेड ग्रोव्स की तरह ट्रीट करते हैं, पूजा करते हैं, तो हाँ डेफिनेटली वो अपने कस्टम कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि इस एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है, तो मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर क्या है कि आपको फाइनली पट्टा लेना है तो आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले ग्राम सभा से, फिर सब डिवीजन लेवल से, फिर फाइनली डिवीजन दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, काफी डिफिकल्ट होता है एक ट्राइबल के लिए, एक इलिटरेट पर्सन के लिए ये पट्टा को लेना। तो देयर आर लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स इन द अप्रूवल ऑफ क्लेम्स। अब ये एनसी सक्सेना कमेटी भी बनी थी टू लुक इनटू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, और उस एक्ट का, उस पर्टिकुलर कमेटी का भी यही कहना था। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है कि दे आर रिलक्टेंट टू रिकॉग्नाइज राइट्स ओवर द रिसोर्सेस। अब क्या है कि किस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्राइबल्स कलेक्ट करके मार्केट में बेच सकता है, ये स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तय करता है। तो कुछ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, कुछ पे नहीं लगाया जाता है। तो मैक्सिमम स्टेट्स में क्या है कि बैम्बू को भी अलाउ नहीं किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा काटने के लिए। बैम्बू को भी अभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। आप ऐसे देखोगे बैम्बू इज अ ग्रास, बैम्बू इज नॉट ए ट्री। जब बैम्बू इज नॉट ए ट्री दैट मींस कि बैम्बू शुड कम अंडर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब कि बैम्बू शुड कम अंडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन अभी भी बहुत स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रीट नहीं करते हैं, जिसके चलते ट्राइबल्स इनको काट के मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि फॉरेस्ट डाइवर्जन होता है तो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के दौरान भी राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स या फिर ग्राम सभा कंसल्टेशन के बारे में जो प्रोविजंस होने चाहिए वो कैंपा एक्ट में नहीं है। तो डेफिनेटली जब अगर लेट से फॉरेस्ट डाइवर्ट हो रहा है और कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होगा तो उस केस में राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स के बारे में इलेबोरेट वे में कैंपा एक्ट में डिस्कस नहीं किया गया। तो डेफिनेटली वो आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बेटर तभी होता है जब कैंपा एक्ट भी ट्राइबल राइट्स के बारे में डिटेल में बात करता। उसके अलावा ऐसा है कि अब फॉरेस्ट में ट्राइबल को अलाउ कर दिया गया है, कुछ लेट से लैंड टाइटलशिप, लैंड उनको दे दिया गया है, वहाँ पे कुछ एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट राइट्स के एंगल से तो सही है। लेकिन कुछ कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर ट्राइबल राइट्स दे दी जाए तो क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेड होने लगेगा। अब सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन से तो आप क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट ऑब्वियसली डिग्रेड करेगा ही। तो डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए, ट्राइबल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाना पड़ेगा आपको कि आप ट्राइबल राइट्स को तो प्रिजर्व करोगे, उसको इंश्योर करोगे, लेकिन साथ में आपको फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट राइट्स को इंश्योर करते करते आप फॉरेस्ट को कंजर्व ना कर पाओ। तो उसके लिए भी काफी ज्यादा सेफगार्ड्स इस पर्टिकुलर एक्ट में हैं। तो लैंड टाइटल जो दिया जाता है वो जॉइंट फैमिली को दिया जाता है, इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप इंडिविजुअल पर्सन को देंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड देना पड़ेगा, तो ज्यादा डिग्रेडेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जॉइंट फैमिली में देंगे तो डेफिनेटली कम डिग्रेडेशन होगा। और लैंड क्लेम कैन नॉट बी सोल्ड, रेंटेड और लीज्ड। वो जो रह रहे हैं 75 साल से या 3 जनरेशन से, या फिर अगर नोटिफाइड एसटी ऑफ दैट स्टेट है तो वो अगर रह रहा है फॉरेस्ट में तो उनको लेट से पट्टा मिल गया, उसके बाद वो पट्टा को किसी और को बेच नहीं सकते हैं, रेंट पे नहीं डाल सकते हैं, लीजिंग पे नहीं डाल सकते हैं। वो पट्टा केवल अब जनरेशन वाइज ट्रांसफर होता जाएगा कि उनका बेटा आएगा तो डेफिनेटली उस लैंड को इनहेरिट कर सकता है। लैंड कैन बी इनहेरिटेड, कैन ओनली बी इनहेरिटेड बट कैन नॉट बी सोल्ड, रेंटेड और लीज्ड। लैंड यूज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब उस जो फॉरेस्ट लैंड जो
लैंड टाइटलशिप मिला है ट्राइबल्स को, उस लैंड को ट्राइबल किस तरीके से यूज करेगा तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसलिए लिखा हुआ है लैंड यूज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो एक्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स में अप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्योंकि नेशनल पार्क्स और रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होते हैं कि दे आर वेरी, इवन इफ देयर इज सम इंक्रोचमेंट, ह्यूमन इंक्रोचमेंट, देन देयर क्वालिटी कैन बी डिग्रेडेड अ लॉट। तो उस पर्टिकुलर रीजन के चलते क्या होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स में ये ट्राइबल राइट्स को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। An area that can be declared, an area can be declared critical wildlife habitat whose forest related where forest related rights ceases to exist। अब होता क्या है कि लेट से अब ऐसा हो सकता है कि किसी फॉरेस्ट में स्टार्टिंग में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, ट्राइबल्स को अलाउ किया जा रहा था लैंड टाइटलशिप के लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि अब ट्राइबल्स के वहां होने के चलते क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, तो वहां से ट्राइबल्स को निकालना होगा। तो निकालने के लिए क्या करना होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर करना होगा। अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर करेंगे तो उस एरिया में जो ट्राइबल राइट्स है दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और उन ट्राइबल्स को उस एरिया से किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब कौन सा एरिया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर किया जाएगा, ये कमिटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ ट्राइबल के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह भी होते हैं। अब कमिटी का क्या डेफिनेटली कंपोजिशन होगा वो भी इस एक्ट में दिया गया है, तो उतना फैक्चुअल और उतना डिटेल में आपको नहीं देखना है। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का डेफिनेशन भी इस पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया है। तो ये हमने देख लिया कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट था क्यों आया, फिर क्या क्या मेन राइट्स दिए गए, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, और इनकेस अगर फॉरेस्ट डिग्रेड हो तो भी क्या क्या सेफगार्ड है ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरेस्ट कंजर्व रहे इवन इफ ट्राइबल राइट्स आर गिवन। तो ये हमने देख लिया। करंट इशू ये था कि आपको मैंने बताया कि ट्राइबल का जो क्लेम है या फिर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर का क्लेम है ऑन द फॉरेस्ट, तो अगर वो ग्राम सभा के पास जाता है तो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट किया गया तो पट्टा मिल जाएगा, लेकिन लेट से अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो वो फॉरेस्ट में नहीं रह सकते। तो बहुत का अभी तक रिजेक्ट भी किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को बोला कि जिन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है उनको फॉरेस्ट से बाहर निकालो, वो 21 स्टेट को ऑर्डर दिया था। लेकिन जो नंबर ऑफ लोग थे वो लगभग 19 लाख 20 लाख के आसपास है, तो इतने ज्यादा को अगर निकालेंगे तो डेफिनेटली अनरेस्ट हो जाएगा और इनके लाइवलीहुड्स भी अफेक्टेड होंगे, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना था। तो फाइनली फिर फरवरी 2019 के एंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। The Supreme Court later put an stay on the order। तो डेफिनेटली अभी तक अब स्टेट गवर्नमेंट्स अभी इविक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनली अब क्या होता है तो ये तो फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये चारों एक्ट्स को मैंने डिटेल में कवर कर लिया है, और अभी तक जितने फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में तो आप अपने एंड से देख लीजिएगा। मैं उसको डेफिनेटली डालने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं एटलीस्ट ये कर दिया कि हाँ आप चारों एक्ट्स को मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। So this is the end of the video. Thank you for watching.